गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एएसडी के बारे में। एएसडी मीन्स एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसा हमने समझा था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में कभी कभी एक छोटा सा कम्युनिकेशन रहता है जिसके कारण से मिक्सिंग होता है। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का अगर आप कभी 2D इको का रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि ऑस्टियम प्राइमम टाइप ऑफ डिफेक्ट है, ऑस्टियम सेकेंडम टाइप ऑफ डिफेक्ट है, कभी कभी बहुत रेयरली साइनस वेनोसस टाइप का आता है, और एक वर्ड आता है कि पेटेंट फोरामिना ओवालिस। तो ये चीज़ें बहुत बार कंफ्यूज करती है, उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि उसको जब तक नहीं समझेंगे हम पूरी तरह से एएसडी को समझ नहीं पाएंगे। इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को रटना ना पड़े, चीज़ें एक बार समझ जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। ये टाइप ऑफ एएसडी समझने के लिए आपको वो एट्रियल सेप्टम बनता कैसा है वो समझना पड़ेगा, तभी आप उसमें होने वाले प्रॉब्लम को समझ सकेंगे और उसके हिसाब से फिर कौन से टाइप का एएसडी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, उसको आप देख के समझ सकेंगे। तो सबसे पहला जो समझना है कि ये हमारा प्रिमिटिव एट्रियम है, मतलब एट्रियम अभी बन रहा है और स्टार्टिंग में ये सिंगल कैविटी रहती है। ये हम सामने से देख रहे हैं, जैसे ये हार्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरीके से इसको देख रहे हैं। ये हम लैटरल व्यू देख रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट एट्रियम में बैठ के इसको देख रहे हैं इस टाइप। शुरुआत में अपर वॉल से एक सेप्टम डेवलप होता है, इसको कहते हैं हम सेप्टम प्राइमम। ये है सेप्टम प्राइमम। प्राइमम मीन्स जो पहले आता है उसको हम प्राइमम बोलेंगे। अगर इसी को मैं अगर डायग्रामेटिकली लैटरली अगर देखूँ, ये हम लेफ्ट एट्रियम में से इसको देख रहे हैं ऐसे, तो ये इस तरीके से सेप्टम ऊपर से नीचे आता है। ये लैटरल व्यू हम देख रहे हैं, ये सामने से देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ये बात कर रहे हैं जब बच्चा माँ के वूम में है ना, इंट्रायूटेराइन लाइफ के इसमें से। तो यहाँ से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स की तरफ। लेकिन इंट्रायूटेराइन लाइफ में लंग्स कोलैप्स है, उसमें तो कुछ फंक्शनिंग है नहीं, और इसके कारण से सारा ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट शंट होते रहता है, और मैक्सिमम फ्लो जो सुपेरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से आता है वो शंट हो जाता है लेफ्ट साइड में। तो इसके कारण से इसको हम बोलेंगे, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम मीन्स छेद, ठीक है। तो ये हमने समझा कि ये इस तरीके से यहाँ से इसका होता है। अब ये पोर्शन है, ये डेवलपिंग एंडोकार्डियल कुशन इसका नाम है, ये जगह से एंडोकार्डियल कुशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, इसको थोड़ा याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन यहाँ से ऊपर में एएसडी के लिए देता है, मतलब ये एट्रियल सेप्टल का एक पार्ट बनाता है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वीएसडी बनाता है, वीएसडी को भी थोड़ा सा देता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइट्रल वॉल को और यहाँ साइड में ट्राइकस्पिड वॉल को भी थोड़ा थोड़ा ये कंट्रीब्यूट करता है इनके बनावट में, कि कुछ भी डिफेक्ट रहे तो ये चारों में प्रॉब्लम आ सकता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एट्रियम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरल वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ट्राइकस्पिड वॉल में और माइट्रल वॉल में। तो इसका नाम याद रखना जरूरी है, एंडोकार्डियल कुशन। अब ये इसके साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है, मतलब ये भी इसके साथ में फ्यूज हो गया। हम इसको दिखाएंगे कि हाँ ये पूरा ऐसा फ्यूज हो गया। लेकिन जैसे ही ये फ्यूज होता है, इसके ऊपर के पोर्शन में छेद होने चालू हो जाते हैं, है ना। कुछ पोर्शन यहाँ पे ऐसे छेद होंगे, ये यहाँ पे छेद होंगे, और ये छेद होके फिर बाद में पूरा एक होल बन जाता है यहाँ पे, ये पूरा एक साथ जोड़ के छेद हो जाता है। इसको हम बोलेंगे ऑस्टियम सेकेंडम। ये है आपका ऑस्टियम सेकेंडम। तो ये ऊपर के पोर्शन में रहता है। यहाँ पे भी ब्लड आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात कर रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है, ये इसलिए जब भी आप रिपोर्ट देखते हैं कि ऑस्टियम प्राइमम टाइप का, तो इस टाइप का रह गया, वहीं पे ग्रोथ उसकी अरेस्ट हो गई है। हो सकता है थोड़ा सा एंडोकार्डियल जो कुशन है उसमें भी डिफेक्ट हुआ हो। और जब आप बोलते हैं कि ऑस्टियम सेकेंडम, तो ऊपर के हिस्से में ये प्रॉब्लम जो हमने समझा था, ऊपर के हिस्से में उसके कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण से ये मिक्सिंग हो रहा है। अब ये ऑस्टियम सेकेंडम जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वो ऊपरी हिस्से में रहेगा।
अब ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में तो हमने समझा था कि पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, इसके कारण से ये राइट टू लेफ्ट रहता है। लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया, रो दिया, उसके कारण से क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर्स हमारे कम हो जाएंगे। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था स्टार्टिंग में। तो जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर्स कम हो जाते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में लेफ्ट टू राइट शंट हो जाता है, क्योंकि ये साइड का सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेज क्या है? इसके आगे एक सेप्टम सेकंडम डेवलप होता है। अगेन ये ऊपर से आता है ना, ऊपर से जब आता है तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसा कवर करता है। इसको हम बोलेंगे सेप्टम सेकंडम। ठीक है, अब ये जो सेप्टम सेकंडम आता है, ये पूरी तरह से एक दूसरे को चिपकते नहीं है। तो ये डेवलप होने के बावजूद इंट्रायूटेराइन लाइफ में, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, ये साइड में जाना ज़्यादा प्रेशर वाला एरिया है, तो कुछ ब्लड यहाँ से शंट करके ऐसे जाता है ना। लेकिन ये स्ट्रेट पाथवे है क्या? नहीं। सादा डायरेक्ट डिफेक्ट है क्या? नहीं। ये इस तरीके से टर्न करके जाता है। इसको हम बोलेंगे फोरामेना ओवालिस। तो जो आप कभी कभी रिपोर्ट देखते हो कि पेटेंट फोरामेना ओवालिस है, वो ये है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी ये एक दूसरे से चिपके नहीं है। अभी ये होगी इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात। लेकिन अगर समझो बेबी अभी ये डिलीवर हो गया नॉर्मली और ये अच्छे से क्राई कर लिया, उसके बाद में हमारे पल्मोनरी प्रेशर्स फॉल होने लगते हैं और ये इधर साइड के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, लेफ्ट साइड के, क्योंकि अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया है, अभी उसको क्लैम्प कर दिया है, इसलिए सिस्टमिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये जो फ्लैप है ये इसके साथ में चिपक जाएगा। जब यहाँ के प्रेशर्स बढ़ जाएंगे और यहाँ के कम हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि वो उसको फ्लैप को बंद कर देगा। और इसीलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बोलते हैं कि फोसा ओवालिस के अक्रॉस शंटिंग बंद हो जाती है और ये फिर आगे जाके फ्यूज़ हो जाता है। अब ये फोरामेन ओवाली जो है, जो हम बोलते हैं कि पेटेंट फोरामेना ओवाली, इसको हम एएसडी कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें आपको फ्लो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर डिसीज प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल किसी कारण से पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़े हुए हैं आपके साथ में, बच्चे को किसी कारण से पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़े हैं, तो ये फंक्शनिंग चालू कर देता है। फॉर एग्जांपल पीपीएचएन है या फिर कोई साइनोटिक हार्ट डिसीज है जिसके कारण से पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, तो उस टाइम पे फिर से ये राइट टू लेफ्ट शंट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो डिसीज कंडीशन में कभी कभी ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं करता, इसको एएसडी कंसिडर नहीं करते। साथ ही इसके थ्रू कभी कभी प्रोब डाल के आप प्रोसीजर भी कर सकते हैं। तो इसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि जो हम बोलते हैं कि कैथलैब में जाके प्रोसीजर करते हैं, और पेटेंट फोरामेना ओवालिस है तो कभी कभी इसके थ्रू भी जाके प्रोसीजर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि राइट और लेफ्ट सर्कुलेशन टोटली अलग है। आपका ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। और अगर समझो आपने आईवी लगाया या कुछ वेनस सिस्टम में छोटा सा थ्रोम्बस बना है, वो सुपेरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से फिर राइट पल्मोनरी ट्रंक से वो जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा लंग्स में जाके, कहीं तो भी एक छोटा सा इन्फाक्ट करेगा, बॉडी उसको हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर एएसडी है और वो थ्रोम्बस यहाँ पे आया तो कभी कभी इधर में आ जाता है एएसडी के थ्रू, और एएसडी के थ्रू इधर में आया तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, आवर्टा में आएगा, आवर्टा से जाके वो ब्रेन में जा सकता है। ब्रेन में क्यों जाएगा? क्योंकि सबसे पहले आर्टरी हमारी निकलती है जो ब्रेन को जाती है, और ब्रेन को जाने के कारण वो वहाँ पे इन्फाक्ट कर सकता है। तो एएसडी इन्फाक्ट के चांसेस बढ़ाता है। तीसरा, ये जो सिस्टम है, हमने जो ईईजी का क्लास लिया था वहाँ पे हमने समझा था कि यहाँ पे हमारा एसए नोड रहता, यहाँ से फिर ये ट्रैवल होके फिर एवी नोड में आता। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये भी एएसडी के थ्रू जाती है। मतलब सेप्टम जो रहता है, इंटर एट्रियम सेप्टम, उसके थ्रू जाता है। और कभी कभी अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो उसके साथ में हार्ट ब्लॉक रह सकता है। तो ये भी चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि एएसडी कभी कभी हार्ट ब्लॉक के साथ में आता है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सिस्टम के फाइबर है वो इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू आते हैं, और इसके कारण से कुछ फैमिलियल एएसडी में हम आपको ऐसा दिखेगा कि उसमें साथ में हार्ट ब्लॉक भी है। तो ये फैमिलियल रहता है, फैमिली में रहेगा कि हाँ सर माँ को भी था, बच्चों को भी हुआ है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट में बच्चों को आप देखोगे, इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट, कभी कभी उसके लिम्स की डिफॉर्मिटी है, कभी हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा फिंगर है, या फिर थंब थोड़ा सा मालफॉर्म है, या फिर रेडियस या अल्ना की डिफॉर्मिटी है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपने उसका इको कर लेना चाहिए। इको में आपको समझ में आ जाएगा कि उसको एएसडी है या नहीं।
तो ASD हमको समझना है, ASD में स्ट्रोक का चांस बढ़ता है और ASD में हार्ट ब्लॉक भी रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना है कि ASD बहुत चीज़ें नहीं रही। अब ASD में क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले हमने समझा था कि मोस्ट कॉमन है ऑस्टियम सेकंडम, जो ऊपर वाला छेद हमने समझा था वो ऑस्टियम सेकंडम है। अब ये ऑस्टियम सेकंडम के थ्रू कैसे चेंजेस होंगे कि एट्रिया के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते और इसके कारण से बहुत ज़्यादा शंटिंग भी नहीं होती है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा हमने समझा था कि पल्मोनरी प्रेशर्स थोड़े से हाई रहते हैं, धीरे 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 पहले 3 महीने में वो कम होते हैं। स्टार्टिंग में राइट वेंट्रिकल आपका हाइपरट्रॉफिड रहता क्योंकि वो इंट्रायूटेरन लाइफ में उसको पल्मोनरी प्रेशर्स ज़्यादा जब थे तब उसके अगेंस्ट उसको काम करना था, तो इसके कारण से हमने देखा कि वो राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा हाइपरट्रॉफिड रहता पहले 3 महीने में। तो यहाँ के प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ के प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ के भी प्रेशर ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो शंटिंग होता है लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये थोड़ा सा कम होता है और इसके कारण से पहले 3 महीने इतने सिम्टम्स नहीं रहते। अगर ASD बहुत छोटा है तो उसके कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देते, स्टार्टिंग में सिम्टम्स भी नहीं रहते, कभी तो किसी कारण से इको किया रहता है और उसमें समझ में आ जाता है, या फिर कुछ सिस्टोलिक फंक्शनल मर्मर जैसा लगता है, इवेल्युएट करते हैं तो उसमें हमको दिखता है कि अरे इसको तो ASD है। और बहुत बार इसके कुछ सिम्टम्स भी नहीं रहते, छोटा अगर ASD है तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं करता। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग रहा तो अडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये ब्लड शिफ्ट होना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जो जाता है पल्मोनरी इसमें जाता है और पल्मोनरी इसमें जाके वहाँ पे कंजेशन करता है, जिसके कारण से जो पल्मोनरी सिस्टम है जो बना लो प्रेशर सिस्टम के लिए है उसको हाई प्रेशर जाता है और हाई प्रेशर जा जाके उसके पल्मोनरी वैस्कुलेचर में चेंजेस आ जाते हैं और जिसके कारण से जो पल्मोनरी प्रेशर्स है वो बढ़ जाते हैं। एक बार पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़ गए तो फिर इसको पंप करना राइट वेंट्रिकल को वो पल्मोनरी प्रेशर्स के अगेंस्ट पंप करना मुश्किल जाता है और जिसके कारण से फिर यहाँ के प्रेशर बढ़ते, यहाँ के प्रेशर बढ़ गए तो फिर यहाँ के प्रेशर बढ़ते और फिर ये जो लेफ़्ट टू राइट शन था वो राइट टू लेफ़्ट हो जाता है। एक बार ये लेफ़्ट टू राइट का राइट टू लेफ़्ट हो गया तो फिर उसको ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते, फिर वो पर्सन कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है और आगे चल के फिर उसका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसलिए ASD को समझना ज़रूरी है। तो ये फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसन-मेंगराइजेशन, है ना। मतलब जो पहले लेफ्ट टू राइट शन था वो पल्मोनरी प्रेशर्स ओवर प्रोलॉन्ग टाइम बढ़ गए और जिसके कारण से वो राइट टू लेफ्ट बन गया। तो ASD में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा हमने समझा कि ये यहाँ से जाएगा ब्लड आपका पल्मोनरी वैस्कुलेचर में जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाएगा ताकि उसमें ऑक्सीजन भर सके। तो स्टार्टिंग में तो पहले 3 महीने के बाद हमने समझा था कि ये शंट बढ़ जाएगा, शंट बढ़ने के कारण लेफ्ट एट्रियम का ब्लड आएगा आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल में फिर ये लंग्स की तरफ जाएगा। अब इसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ब्लड आ रहा है, जितना भी लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है अगर समझो डिफेक्ट बड़ा है तो आधा तो ब्लड वो उसमें डाल देता है, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में डाल देता है, जिसके कारण से राइट एट्रियम डायलेट होना चालू हो जाता है। अब वो राइट एट्रियम डायलेट हो रहा है और उसके कारण से पूरा का पूरा ब्लड पकड़ के वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में डाल देगा तो राइट वेंट्रिकल भी डायलेट हो जाएंगे। अब ये राइट वेंट्रिकल पूरा का पूरा ब्लड पकड़ के डाल देगा राइट ये पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरीज भी डायलेट हो जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी डायलेट होकर पूरा ब्लड देगा लंग को, लंग फ्लड हो जाएंगे, लंग फ्लड हो जाएंगे तो फिर डिस्नी ऑन एक्सर्शन आ सकता है या फिर हार्ट फेल्यूर के साइंस आ सकते हैं जिसके कारण से बच्चे को डिस्ट्रेस, कफ, टैकिपनिया ये ऐसे सिम्टम्स रह सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ये इसके आगे का चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो पल्मोनरी ब्लड जो बढ़ा हुआ है ये वापस जाएगा पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम भी डायलेट होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम भी डायलेट हो गया। अब ये लेफ्ट एट्रियम अगर डायलेट हो गया तो क्या होगा कि यहाँ का शंटिंग इधर हो रहा है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगा क्या आपका? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पूरा ब्लड नहीं मिल रहा है, वो जो भी ब्लड एक्सेस आ रहा है वो पूरा राइट साइड में फिर से शंट हो रहा है। इसलिए कारण से आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी तीनों डायलेट मिलेंगे। ठीक है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा नॉर्मल रहेगा। तो ये चीज़ें हमको समझना जरूरी है। तो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, जैसा हमने समझा था कि अगर छोटा सा
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो कुछ भी सिम्टम नहीं करता। अगर वो बड़ा है, वो उसका साइज़ अगर बड़ा है तो 3 महीने के बाद ये शंटिंग बढ़ते जाता है, राइट एट्रियम डायलेट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल डायलेट होगा, पल्मोनरी आर्टरी डायलेट होगी और पल्मोनरी कंजेशन होगा। पल्मोनरी कंजेशन के कारण या तो बच्चे को डिस्ट्रेस रह सकता है, या टकिपनिया रह सकता है, या कफ रह सकता है। इसको हम कार्डियक अस्थमा के जैसे भी कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं उसके जैसा प्रेजेंटेशन रह सकता है। कभी कभी ये इसमें अगर हम देखेंगे तो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन में बोलते हैं, तो बार बार सर्दी खांसी होती है, हर बार सर्दी हुई कि निमोनिया हो जाता है ऐसा बोलते हैं, और उसमें भी आपको ऐसा प्रेजेंटेशन एएसडी के कारण रह सकता है। तो वो डिपेंड करेगा 2-3 चीज़ों पे। पहला तो कितना बड़ा साइज़ है, जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा शंट। अगर बहुत ही छोटा साइज़ है तो शायद मैनिफेस्ट भी ना करे और असिम्टोमेटिक रहे और किसी कारण से ये हमको इको किया और उसमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग मिल गई। दूसरा, ये पल्मोनरी प्रेशर्स कितने ज़्यादा है। अगर पल्मोनरी प्रेशर स्टार्टिंग से ही ज़्यादा है, किसी कारण से बैड लंग है, निमोनिया है, या फिर एडमिट करना पड़ा था और लंग्स के कुछ इश्यूज हुए थे, पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर वो शंटिंग थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में उसके सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे, पल्मोनरी प्रेशर्स बड़े जो है उसके सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे प्रेशर्स कम होगा ये शंटिंग बढ़ता जाएगा। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पल्मोनरी प्रेशर्स कैसे हैं। अगर आप एक्सरे करोगे तो हमने समझा था कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल डायलेटेड दिखेगा, पल्मोनरी आर्टरी उसके डायलेटेड दिखेंगे, वो एक्सरे पे हमने समझा था। पल्मोनरी कंजेशंस दिखेंगे, मतलब एक्सरे उसका सफ़ेद रहेगा, वो काला नहीं रहेगा, और पेरिवैस्कुलर मार्किंग उसके काफ़ी प्रोमिनेंट दिखेंगे। अगर आप इसका ईसीजी करते हैं तो उसमें आपको राइट एक्सिस डेविएशन दिखेगा। ये इसके फाइंडिंग होंगे ईसीजी के ऊपर। लेकिन मेन डायग्नोसिस कहाँ पे होगा? मेन डायग्नोसिस होगा आपका इको पे। इको में आपको क्या दिखेगा? इधर में लेफ्ट टू राइट शंट, आरए डायलेटेड, आरवी डायलेटेड, पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेड, ठीक है। और बहुत सीवियर केसेस में अगर ये शंटिंग ज़्यादा है ना, अगर ये अपना आधे से ज़्यादा ब्लड इस तरफ शंट कर रहा है और वो वापस रिसीव कर रहा है, तो भी आपको लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन भी उसके साथ में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। डॉपलर में शंटिंग कंफर्म हो जाएगा। डॉपलर में अगर आप देखोगे तो ये आप कौन से टाइप का डिफेक्ट है वो भी बता पाओगे। ऑस्टियम प्राइमम है, ऑस्टियम सेकेंडम है, या एक साइनस वेनोसस टाइप का डिफेक्ट होता है। तो ये हमारा एएसडी है। इसका मैनेजमेंट क्या करना है? मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में होते बराबर आपको सर्जरी करनी है कि नहीं, लेकिन आप इसको निगलेक्ट भी नहीं करते थे। पहले जब हम यूजी में थे तो ऐसा सिखाया जाता था एएसडी का कुछ करना नहीं है, एएसडी को छोड़ दो, वो कुछ नहीं करना। अगर उस पर ज़्यादा थोड़ा सा भी आपको दिख रहा है तो शंट कर रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये देखने में आया कि अगर आप ऑपरेट नहीं करते या उसको ट्रीट नहीं करते तो आगे चल के वो आइसेनमेंगराइजेशन होके आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जितना आप लेट करोगे इसका प्रोसीजर, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बहुत बार उसमें हार्ट ब्लॉक आ जाता है। अगर आप अडल्ट में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑपरेट करने के लिए जाओ तो उसको हार्ट ब्लॉक आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि आप पहले 1 साल उसको मॉनिटर कीजिए। बहुत से एएसडी 1 साल में कम होने लगते हैं, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। अगर वो कम हो गया तो स्कूल गोइंग एज तक के आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज 1 साल से लेके स्कूल गोइंग एज के बीच में आपने उसको ऑपरेट कर लेना चाहिए, है ना। ऑपरेट करने के कारण, ऑपरेट कैसे करेंगे? अब ऑपरेट करने के लिए 2 तरीके से है। एक तो आप फीमोरल इसमें से जाके उसको कैथ लैब में लेके इसको डिवाइस क्लोजर कर सकते हैं। डिवाइस क्लोजर कैसा रहता है? एक वायर यहाँ पे आता है, वायर जैसे समझो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो एक वायर आएगा, वायर के ऊपर एक डिवाइस लगा रहता है, ये यहाँ पे डालते हैं, इसके ऊपर एक डिवाइस रहता है, और ये डिवाइस को फिर आप इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाए वायर के दिए, है ना। ये कैथ लैब में करते हैं। और फिर आप इसको ओपन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से फिर हो जाता है, ठीक है। और फिर आप ये गाइड वायर निकाल लेते हैं। तो ये डिवाइस क्लोजर है। इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या तो फिर ओपन कार्डियक सर्जरी फिर में उसमें स्टर्नोस्टोमी करके उसको ओपन करके फिर उसको क्लोज किया जाता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर आप 1 साल और स्कूल गोइंग एज के बीच में इसको कर रहे हैं तो। अडल्ट लाइफ में इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रीट नहीं करें तो एटलीस्ट आपने मॉनिटर करना चाहिए। अडल्ट लाइफ में अगर फीमेल चाइल्ड है तो अडल्ट लाइफ में उसको प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन दिखता है और कुछ सिंड्रोम के साथ में भी एसोसिएटेड रह सकता है। एसोसिएटेड आपको जैसे हमने समझा था कि लीम एबनॉर्मेलिटी और बाकी चीज़ें रह सकती है, फैमिलियल रह सकता है, हार्ट ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड रह सकता है। तो अगर ASD है तो उसका फॉलोअप रखना है और जब आपके कार्डियोलॉजिस्ट अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करना है, अदरवाइज एडल्ट लाइफ में ये प्रॉब्लम करेगा। इसके हमने सिम्टम्स तो समझ लिया, अब क्लिनिकल फीचर में कुछ क्लू मिल सकता है। तो जैसा हमने समझा था कि यहाँ पे राइट एट्रियम डेवलप हो रहा है, राइट वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है, तो ये पेरिकार्डियल बल्ज आपको मिल सकता है। ये छाती थोड़ी सी फूली हुई दिखेगी, अगर आप यहाँ पे पाल्पेट करोगे तो आपको राइट वेंट्रिकुलर टाइप हाइपरट्रॉफी दिखेगी। वो कैसा है, वो उसके क्लिनिकल फीचर्स जब हम CVS के एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे उसमें समझेंगे। लेकिन आपको पैराकार्डियक हीव मिलेगा, अगर आप उसको पाल्पेट करोगे तो वो ऐसा चेस्ट राइज होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये राइट वेंट्रिकुलर टाइप ऑफ हीव है। एपिगैस्ट्रिक पल्सेशन आपको मिल सकते हैं। अगर इसको हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो ऑस्कल्टेशन में हमने समझा था कि ये यहाँ पे शंट हो रहा है, यहाँ पे शंट होने के कारण दो चीज़ें हो रही, यहाँ का फ्लो बढ़ गया, हमने बोला था कि नॉर्मल वॉल है और इंक्रीज फ्लो है तो भी आपको मर्मल मिल सकता है, तो आपको ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मर्मल मिल सकता है। दूसरा, ये फ्लो आपका अक्रॉस पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज होगा तो आपको पल्मोनरी स्टेनोसिस का भी मर्मल मिल सकता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कब होता है? डायस्टोल के टाइम में, और पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर मिलेगा आपको सिस्टोल के टाइम में, तो थोड़ा सा मर्मर आपको मिल सकता है। दूसरा, हमने समझा था कि इसके कारण से जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो काफ़ी डिले हो जाता है। इतना सारा ब्लड वो आ रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, उसको ज़्यादा देर तक के पुश कर रहा है, तो पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा। इसलिए हमको मिलेगा यहाँ पे फिक्स्ड एंड वाइड सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो सेकंड हार्ट साउंड हमारा फिक्स्ड एंड वाइड रहेगा। तो ये हमारा फिजिकल फाइंडिंग्स रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लिनिकली बच्चा देखोगे तो अगर लेट आता है तो फेलियर टू थ्राइव मिलेगा, अदरवाइज वो असिम्प्टोमेटिक रह सकता है। अभी ये जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज रहता है उसमें एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क हमको हमेशा में समझना होता है, और अगर कुछ भी प्रोसीजर कर रहा है तो उसमें आपको उसके लिए प्रोफिलैक्सिस कुछ देने की ज़रूरत है क्या, वो भी देखना पड़ता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ASD में इतना कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर शंट है, बहुत ऐसा तेज़ी से ब्लड उसमें शंट करके वहाँ पे आगे में डैमेज कर रहा है वॉल पे, ऐसा नहीं है। और इसके कारण से इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की रिस्क बहुत कम है। और ऐसा रूटीन उसको जो हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं कि आपको टूथ प्रोसीजर करना है या कोई सर्जरी कर रही है तो एंटीबायोटिक का प्रोफिलैक्सिस देना ही देना है, वैसा ASD के मामले में नहीं है। और दो टाइप के हमको ASD समझना है। ये जो हमने समझा ये ऑस्टियम सेकंडम हमने समझा था, ऊपर में रहेगा, मोस्ट कॉमन रहेगा। अब दूसरा ऑस्टियम प्राइमम क्या है? ऑस्टियम प्राइमम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। वो सिंपल ASD के जैसा प्रेजेंट कर सकता है, जैसा हमने बोला था कि ये लोअर पोर्शन जो है वो एंडोकार्डियल जो कुशन है उसके थ्रू कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर उसमें डिफेक्ट है, ऊपर का पोर्शन पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ है, तो ऑस्टियम प्राइमम के जैसा दिखेगा आपको। ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकंडम क्लिनिकली कुछ भी अलग नहीं रहेगा, जो भी डिस्टिंग्विश होगा वो आपका इको पे होगा, है ना। इको में आपको पता चलेगा प्राइमम है कि सेकंडम है, ना उसका मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, ना उसका क्लिनिकल फीचर चेंज होने वाला है, ना एक्सरे फाइंडिंग चेंज होने वाला है। लेकिन अगर ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा कुशन ही नहीं बना है, तो इसमें कुछ चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि इसमें आपको ASD तो रहेगा ही है, ठीक है। इसके साथ में आपको ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट जो वेंट्रिकुलर सेप्टम का वो बना रहा था उसके कारण VSD भी रहेगा। इसके अलावा आपने समझा था कि MR माइट्रल रिवॉल्व रिगर्जिटेशन इसमें रहेगा, है ना। और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व वो रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, लेकिन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी इसमें रह सकता, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी थोड़ा सा ब्लड राइट एट्रियम में जाता है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम भी शंट इसमें रहता है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम में काफ़ी देखने को मिलता है, और डाउन सिंड्रोम में जब आप ये पेशेंट को इको करोगे तो उसमें एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि साथ में ASD रहेगा, VSD रहेगा, MR रहेगा, TR प्लस माइनस रह सकता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम ऐसा एक अनयूजुअल सा शंट हमको देखने को मिलता है, तो ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है। अब अगर सिर्फ लोअर पोर्शन है, ऑस्टियम प्राइमम टाइप का हार्ट डिफेक्ट है, तो उसका कुछ भी मैनेजमेंट अपना चेंज नहीं होने वाला, जैसा आपने इसमें किया था ऑस्टियम सेकंडम में वैसा ही करना है।
लेकिन अगर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है तो ये प्रॉब्लम करता है और इसमें फिर आपको बेबी बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक रहता है। उसमें वो CCF में भी जाएगा, फेलियर टू थ्राइव भी रहेगा, डिस्ट्रेस रहेगा, डिफ़िकल्ट टू मैनेज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, दवाइयों को बहुत बार रिस्पॉन्ड नहीं करता और दोनों टाइप में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों आपके फेलियर में जाएंगे क्योंकि दोनों फ्लूइड ओवरलोड और इसमें जा रहे हैं, वॉल्यूम ओवरलोड में जा रहे हैं। तो आपको ये कंडीशन में आपको दोनों वेंट्रिकल के फेलियर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में उसको सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी करते वक्त भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं इसमें। सर्जरी करते वक्त आपको हार्ट ब्लॉक मिलेंगे और बहुत बार जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो छोटा हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो ट्रैक है वो भी नैरो हो जाता है, जिसके कारण से माइट्रल रिगर्जिटेशन शुरू हो जाता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत है और इसके एक्सरे में उन्होंने श्वान नेक या ग्यूज नेक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक दिखता है करके बोला है। वो उसको जो माइट्रल वॉल है थोड़ा नीचे आ जाता है, जिसके कारण से वो जैसे हंस की गर्दन होती है उस टाइप के डिफेक्ट वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक MCQ के ऊपर पूछ सकते हैं। हमको इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इको में तो वैसे भी कन्फर्मेशन हो ही रहा है। तो ये हमारा ऑस्टियम प्राइमम और एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट हो गया। अभी कभी एक और उसका ASD का टाइप है जिसको हम बोलेंगे साइनस वेनोसस टाइप ऑफ ASD। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सुपेरियर वेना कैवा है ना, और जो पल्मोनरी आर्टरीज आपकी पल्मोनरी वेन्स जो आ रही है आपकी, उसमें की एक वेन यहाँ पे ओपन हो जाती है और मोस्टली ये राइट साइड से आती है ना, राइट साइड ऑफ द लंग। तो वो यहाँ पे ओपन होने के कारण अगेन जो शंटिंग हमने देखा था कि लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, वही लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो पल्मोनरी वेन्स है, इनका नाम वेन है लेकिन ये कैरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहे हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में सुपेरियर वेना के साथ में मिक्स हो रहे हैं। ये भी ASD के जैसे ही प्रेजेंट करेंगे। इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये जो डिफेक्ट है इसको पैच से बंद कर दो और ये जो आपका एबनॉर्मली यहाँ पे ओपन हो गया था इसको वापस अपनी जगह पे ओपन कर दो। इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा। इसको बोलेंगे हम साइनस वेनोसस टाइप ऑफ ASD, है ना। इसको पार्शियल एनामोलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज का भी पार्ट समझ सकते हैं, जो हमने TAPVC बोलते हैं, टोटल एनामोलस। उसमें पूरे के पूरे वेन राइट साइड में ड्रेन होते हैं, पल्मोनरी वेन्स राइट साइड में ड्रेन होते हैं। उसका पार्शियल जो पोर्शन रहता है जिसमें कुछ ड्रेन होते हैं, उसका टाइप ये हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से ASD अलग अलग टाइप से हो सकता है, जिसमें ऑस्टियम सेकेंडम मोस्ट कॉमन है, ऑस्टियम प्राइमम थोड़ा रेयर है और उससे भी रेयर है ये हमारा साइनस वेनोसस टाइप ऑफ ASD है। जो पेटेंट फोरामेना ओवलिस है उसको हम ASD नहीं कहते, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, खास करके अगर राइट साइड ऑफ हार्ट के प्रेशर्स बढ़ते हैं तो।